हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम है पार्ट 5 एक्सेल 2016 का परिचय। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस पार्ट में ये देखते हैं कि हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले एक्सेल 2016 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेल 2016 की विशेषताएं, एक्सेल प्रारंभ करना, एक्सेल 2016 विंडो के घटक, सक्रिय सेल बदलना, नई वर्कबुक बनाना, डेटा दर्ज करना, वर्कशीट के नाम बदलना, वर्कबुक सेव करना, वर्कबुक खोलना, वर्कबुक बंद करना, सेलों का चयन करना, दिनांक और समय दर्ज करना, सेल सामग्री को बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक्सेल 2016 क्या है। एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में भी जाना जाता है। एक स्प्रेडशीट को टेक्स्ट और संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें पंक्तियां और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। फिर आता है बच्चों एक्सेल 2016 की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। एक्सेल में कई विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। तो बच्चों पहले ये है कि एक्सेल में गणना करने के लिए, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए अंतर्निहित यानी कि प्री इंस्टॉल्ड सूत्र और फंक्शन होते हैं, यानी कि फॉर्मूलेज होते हैं बच्चों। ठीक है, और फिर स्प्रेडशीट का रूप बदलने के लिए डेटा को कई तरीकों से फॉर्मेट किया जा सकता है। उसके बाद जब हम वर्कशीट में एक स्थान पर कोई बदलाव करते हैं तो पूरी स्प्रेडशीट की स्वचालित रूप से पूर्ण गणना हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपको हर एक ब्लॉक में या फिर हर एक सेल या फिर रो में अलग अलग करके चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। वंस यू हैव डन द चेंजेस विल बी डन इन द एंटायर वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, केवल एक कमांड से स्प्रेडशीट में आंकड़े खोजना और बदलना बहुत आसान है। यदि कोई डेटा श्रृंखला में है तो इसे ऑटोफिल सुविधा का उपयोग करके पंक्ति या कॉलम में जल्दी से भरा जा सकता है। फिर आता है बच्चों एक मजेदार तथ्य, पहले इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विसिकैल्क 1978 में विकसित की गई थी। ठीक है, तो पहली जो एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी बच्चों, वो विसिकैल्क था उसका नाम। और ये कब इन्वेंट की गई थी, इन्वेंट कब की गई थी, 1978 में। ठीक है, फिर आता है बच्चों एक्सेल प्रारंभ करना, यानी कि स्टार्टिंग एक्सेल। तो एक्सेल 2016 को प्रारंभ करने के चयन निम्नलिखित हैं। चयन एक, यानी कि स्टेप नंबर 1, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल खोजने के लिए स्क्रॉल कीजिए या एक्सेल खोजें और उस पर एक्सेल 2016 की प्रारंभ यानी कि स्टार्ट स्क्रीन खुलती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद रिक्त वर्कबुक पर क्लिक कीजिए, एक खाली एक्सेल वर्कशीट खुलती है। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, इसमें कई वर्कशीट शामिल हैं। डिफॉल्ट रूप से नई वर्कबुक का नाम वर्कबुक है। ओके स्टूडेंट्स, एक नई वर्कबुक में केवल एक वर्कशीट होती है जिसे शीट 1 कहा जाता है। फिर आता है बच्चों एक्सेल 2016 विंडो के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेल 2016 विंडो। एक्सेल 2016 विंडो के मूल घटक नीचे दिए गए हैं, आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज फाइल टैब, दिस इज वर्कबुक का नाम, ये है स्टेटस बार, फिर है शीट टैब, ये होते हैं बच्चों कॉलम्स, एंड ये कहलाते हैं पंक्ति यानी कि रो, और ये स्मॉल हर एक जो ब्लॉक है वो सेल कहलाता है बच्चों। ठीक है, फिर ये है टाइटल बार, रिबन, एंड दिस इज फॉर्मूला बार एंड स्क्रॉल बार। ठीक है, एंड दिस इज व्यू बार। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है टाइटल बार, यह एक्सेल विंडो के शीट्स पर स्थित होता है। यह वर्तमान वर्कबुक का नाम और प्रोग्राम का नाम दिखाता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, स्टोर, रीस्टोर डाउन और क्लोज बटन टाइटल बार के दाईं ओर स्थित होते हैं। फिर आता है बच्चों क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें सेव, अंडू एंड रीडो जैसे कुछ सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड यानी कि आदेश शामिल होते हैं। फिर आता है बच्चों रिबन, यह टाइटल बार के ठीक नीचे मौजूद होता है। इसमें अलग अलग टैब शामिल है। टैब समूह में विभाजित है, समूह में कमांड, टूल और बटन होते हैं। फाइल टैब यह रिबन के ऊपरी बाएं कोने पर मौजूद है। इसमें फाइल हैंडलिंग, कमांड और विकल्प जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट और क्लोज शामिल है। ठीक है, फिर आता है बच्चों स्टेटस बार, यह एक्सेल विंडो के निचले बाएं भाग में मौजूद होता है। यह चयनित कमांड का नाम और स्थिति की जानकारी दिखाता है। चेतावनी संदेश भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। फिर आता है बच्चों व्यू बार, यह दाहिनी ओर स्टेटस बार पर स्थित होता है। यह हमें वर्कशीट को विभिन्न मोड में देखने में मदद करता है। सबसे पहले सामान्य दृश्य यानी कि नॉर्मल व्यू होता है, उसके बाद पेज लेआउट व्यू और उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, फिर आता है बच्चों शीट टैब, यहाँ एक्सेल विंडो के नीचे बाईं ओर स्टेटस बार के ठीक ऊपर मौजूद होता है। शीट टैब किसी वर्कबुक और सक्रिय शीट यानी कि वर्तमान में खुली हुई वर्कशीट में वर्कशीट की संख्या दिखाता है। डिफॉल्ट वर्कशीट के नाम शीट 1, शीट 2 और शीट 3 आदि हैं। वर्कशीट जोड़ने के लिए शीट टैब के दाईं ओर प्लेस चिन्ह पर क्लिक कीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद पंक्ति और कॉलम तालिका के ऊर्ध्वाधर खंड है, जबकि पंक्तियां तालिका के क्षैतिज खंड हैं। वर्ड में एक टेबल में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन
पंक्तियों की संख्या असीमित है। फिर आता है बच्चों सेल। सेल पंक्तियों और स्तंभों का परिच्छेदन है। यह वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है और इसमें संख्याएं, टेक्स्ट या सूत्र हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आता है सक्रिय सेल बदलना यानी कि चेंजिंग द एक्टिव सेल। तो कैसे बदलेंगे बच्चों? देखिए वर्कशीट में सक्रिय सेल को बदलने के लिए आप कीबोर्ड या माउस पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। माउस के साथ काम करते समय बस उस सेल पर क्लिक करें जिस पर आप सक्रिय करना चाहते हैं। वर्कशीट में सक्रिय सेल को बदलने के लिए नीचे कुंजियां और उनके कार्य दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि एंटर कुंजी, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी, शिफ्ट प्लस टैब कुंजी, टैब कुंजी, बाई तीर कुंजी, दाई तीर कुंजी, ऊपरी तीर कुंजी और फिर नीचे तीर कुंजी, कंट्रोल प्लस होम कुंजी, कंट्रोल प्लस एंड कुंजी। ठीक है बच्चों। अब आता है उसके बाद नई वर्कबुक बनाना यानी कि क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। नई वर्कबुक बनाने के लिए जब एक्सेल एप्लीकेशन पहले से ही चल रही हो, दिए गए चरणों का पालन कीजिए। ठीक है। अब हमें ओपन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन खुली हुई है। चरण 1 है, फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, बैकस्टेज व्यू प्रकट होगा। उसके बाद बाई पेन पर न्यू पर क्लिक कीजिए, बैकस्टेज व्यू पर नया पेन प्रकट होता है। खाली रिक्त वर्कबुक पर क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स। ओके। उसके बाद डेटा दर्ज करना यानी कि एंटरिंग डेटा। ठीक है। तो बच्चों देखिए वर्कशीट में डेटा दर्ज करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना है हमें। चरण 1 है, उस सेल पर क्लिक कीजिए और जहां आप डेटा दर्ज करना चाहते हैं अपना टेक्स्ट या संख्याएं टाइप करना शुरू कीजिए। एंटर कुंजी दबाइए, आपका डेटा दर्ज हो जाएगा। ठीक है। फिर होता है वर्कशीट का नाम बदलना यानी कि चेंजिंग वर्कशीट नेम्स। जब आप वर्कशीटों के नंबर जोड़ते हैं तब आप उनको बीच में कंट्रोल प्लस पेज ऊपर और कंट्रोल प्लस पेज नीचे का उपयोग करके स्विच कर सकते हैं। आप वर्कबुक में वर्कशीटों के नाम बदल, जोड़ और हटा भी सकते हैं। ठीक है। तो वर्कशीट का नाम बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 है बच्चों, शीट टैब पर राइट क्लिक कीजिए जिसका आप नाम बदलना चाहते हो। पॉप अन मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है। उसके बाद रीनेम विकल्प का चयन कीजिए, उस शीट टैब पर डबल क्लिक कीजिए जिसका आप नाम बदलना चाहते हो, यह हाईलाइट हो जाएगा। फिर आता है बच्चों नया नाम टाइप कीजिए और एंटर कुंजी दबाइए, आपकी वर्कशीट का नाम बदल जाएगा। ठीक है। फिर आता है बच्चों नई वर्कशीट जोड़ना यानी कि नई वर्कशीट जोड़ने के लिए दिए गए चरणों का हमें पालन करना है। चरण 1 है, शीट टैब पर राइट क्लिक कीजिए, पॉपअप मेन्यू प्रकट होता है। फिर इंसर्ट विकल्प का चयन कीजिए, चयनित वर्कशीट विकल्प के साथ एक इंसर्ट चित्र डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। ओके बटन पर क्लिक कीजिए। फिर आता है बच्चों वर्कशीट को हटाना यानी कि रिमूविंग वर्कशीट। ओके। सो वर्कशीट को हटाने के लिए इन चरणों का हमें पालन करना है बच्चों। सो शीट टैब पर राइट क्लिक कीजिए, पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा, डिलीट विकल्प का चयन कीजिए, डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है और उसके बाद डिलीट शीट का चयन कीजिए। ठीक है बच्चों। फिर हम सीखेंगे वर्कबुक सेव करना यानी कि सेविंग अ वर्कबुक। सो एक्सेल 2016 में एक्सेल 2016 में फाइल एक्सटेंशन .xisx है, इसलिए यदि आपने वर्कबुक सेव की है इसका नाम myshut.xisx के रूप में प्रकट होगा। यानी कि बच्चों एक्सटेंशन यूज करना हमेशा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका जो डेटा है वो एक्सेल फॉर्मेट में सेव नहीं होगा। ठीक है। वर्कबुक सेव करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। यदि आप पहली बार वर्कबुक को सेव कर रहे हैं तो उस पर सेव कर रहे हैं या उस वर्कबुक को सेव कर रहे हैं जिस पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो सेव कमांड पर क्लिक कीजिए। यदि आप वर्तमान वर्कबुक को एक नए नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक कीजिए। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है स्थान का चयन करें और ब्राउज विकल्प पर क्लिक कीजिए। लोकेशन ढूंढेंगे कहां आपको सेव करना है, फोल्डर को नेविगेट कीजिए जहां अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं। फाइल नेम बॉक्स में अपनी फाइल का नाम टाइप कीजिए, एक्सटेंशन के साथ ही टाइप करना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिए तो ऐसे आपकी जो स्टूडेंट्स फाइल है वो सेव हो जाएगी। नाउ ओपनिंग अ वर्कबुक यानी कि वर्कबुक खोलना। सेव की गई वर्कबुक खोलने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 है, फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। चरण 2 है, बाईं पेन से ओपन विकल्प पर क्लिक कीजिए, ओपन डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। ब्राउज विकल्प पर क्लिक कीजिए और फोल्डर को नेविगेट करें जहां आपकी वर्कबुक सेव है और उस फाइल का चयन कीजिए जिसे आप खोलना चाहते हैं। ओपन बटन पर क्लिक कीजिए और चयनित वर्कबुक एक्सेल विंडो में खुलती है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल लर्न टू क्लोज अ वर्कबुक यानी कि वर्कबुक बंद करना। एक्सेल एप्लीकेशन को बंद करने के लिए टाइटल बार पर क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए। आप खुली हुई वर्कबुक को दिए गए चरणों का पालन करते हुए बंद कर सकते हैं। पहला चरण बच्चों ये है कि फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और क्लोज बटन का चयन कीजिए। ठीक है। और यह वर्तमान वर्कबुक को बंद करेगा लेकिन एक्सेल विंडो को नहीं बंद करेगा। ठीक है। अब है बच्चों सेलों का चयन करना यानी कि सिलेक्टिंग सेल्स। किसी भी कंटेंट में परिवर्तन करने के लिए आपको सेलों का चयन करना होगा। आइए हम सीखते हैं कि वर्कशीट में सेलों का चयन कैसे किया जाता है। सबसे पहले होता है सेल का चयन। सेल का चयन करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। सेल पर क्लिक करें, यह सक्रिय सेल बन जाएगा और इसके चारों तरफ हरी रूपरेखा प्रकट होती है। आप सक्रिय सेल में बदलाव लाने के लिए एरो कुंजियों का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके। फिर आता है बच्चों रो यानी कि पंक्ति का चयन करना। ठीक है। नाउ वी विल लर्न टू चूज अ रो। ओके।
पंक्ति का चयन करने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। चयनित की जाने वाली पंक्ति के पंक्ति शीर्ष लेख पर माउस पॉइंटर रखिए। माउस पॉइंटर एक तीर में बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पंक्ति शीर्ष लेख पर क्लिक कीजिए, पूरी पंक्ति चयनित हो जाती है। फिर आता है बच्चों कॉलम स्तंभ का चयन करना है हमें। किसी भी कॉलम का चयन करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चयनित किए गए वाले कॉलम के कॉलम हेडर पर माउस पॉइंटर को रखिए। माउस पॉइंटर एक तीर में बदल जाएगा। कॉलम हेडर पर क्लिक कीजिए, पूरा कॉलम चयनित हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं आपको इन सारे ही स्टेप्स को परफॉर्म करना है एज अ प्रैक्टिकल इन योर पीसी। ओके, एप्लीकेशन खोलेंगे और स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। फिर आता है सेलों की रेंज का चयन करना। रेंज सेल का एक आयताकार खंड है, ठीक है, जो एक दूसरे के बगल में होता है और उनकी सीमा का कम से कम एक पक्ष आम होता है। एक रेंज को ऊपरी बाएं सेल और नीचे दाएं सेल के सेल पतों के बीच में एक कॉलन के साथ परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए रेंज का पता B2 और D10 है, ठीक है। अब बच्चों देखो, रेंज सेट करने के लिए आपको ये सेट करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है B2, ठीक है, और फिर यहाँ लिखा है D10, यानी कि B2 से लेके D10 तक जितने भी उसमें बीच में कॉलम्स और रोज आ रहे हैं वो सारे ही सिलेक्ट होने चाहिए। B2 शीर्ष बाएं सेल का पता है और D2 और D10 नीचे दाएं सेल का पता है, ठीक है। सेलों की रेंज में कंटेंट को संपादित करने के लिए आपको रेंज का चयन करना होगा, ठीक है। फिर आता है माउस का उपयोग करना, ठीक है। माउस का उपयोग करके सेलों की रेंज का चयन करने के लिए सबसे पहले ऊपरी बाएं सेल में क्लिक कीजिए और नीचे दाएं सेल तक खींचे। रेंज का चयन हो जाता है, सभी चयनित सेल हाईलाइट हो जाते हैं, केवल सक्रिय सेल को हाईलाइट नहीं किया गया है। कीबोर्ड का उपयोग करना, आप ऊपरी बाएं सेल पर क्लिक करके भी एक रेंज का चयन कर सकते हैं। फिर शिफ्ट कुंजी दबाए रखते हुए तिरछे विपरीत नीचे दाएं सेल पर क्लिक कीजिए, रेंज का चयन किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों एकाधिक सेलों का चयन करना। फिर आता है बच्चों कीबोर्ड का उपयोग करना, आप ऊपरी बाएं सेल पर क्लिक करके भी एक रेंज का चयन कर सकते हैं। फिर शिफ्ट कुंजी दबाए रखते हुए तिरछी विपरीत दाएं नीचे दाएं सेल पर क्लिक कीजिए, रेंज का चयन किया जाएगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों एकाधिक सेलों का चयन करना, यानी कि सेलों के उस समूह का चयन करने के लिए जो एक दूसरे के बगल में नहीं है। प्रथम सेल पर क्लिक कीजिए, आप कंट्रोल कुंजी दबाए रखते हुए चयन करने के लिए ही अन्य सेलों पर क्लिक कीजिए, सभी चयनित सेल हाईलाइट किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर आता है संपूर्ण वर्कशीट का चयन करना। संपूर्ण वर्कशीट का चयन करना, तो बच्चों संपूर्ण वर्कशीट का चयन करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए। यह बटन पंक्ति 1 के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर एक हल्का संकेत बच्चों दिया हुआ है कि संपूर्ण वर्कशीट का चयन करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं, ठीक है बच्चों। एंटरिंग डेटा एंड टाइम, दिनांक और समय दर्ज करना। जब आप एक्सेल में किसी सेल में समय दर्ज करते हैं तो यह घंटे, मिनट, सेकंड और पूर्वाह्न और अपराह्न देखता है, इसलिए डिफॉल्ट समय प्रारूप घंटे, मिनट, सेकंड, पूर्वाह्न और अपराह्न है। उदाहरण के लिए 10:28:35 पूर्वाह्न, यानी कि बच्चों AM, और फिर 8:15 अपराह्न, ठीक है। फिर है ये 10:28 पूर्वाह्न, 8 अपराह्न आदि, ठीक है। एक्सेल यहाँ दिए गए सभी प्रारूपों के उदाहरण को पहचानता है। इसी तरह जब आप तारीख दिनांक दर्ज करते हैं, उदाहरण 10/4, एक्सेल इसे दिनांक के रूप में पहचानता है और सेल में 10 अप्रैल प्रदर्शित करता है। आपके द्वारा दर्ज किए गए दिनांक और समय के प्रारूप को बदलने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। चरण 1, उस सेल का चयन कीजिए जहां आप दिनांक और समय में बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। होम टैब पर क्लिक कीजिए, नंबर प्रारूप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। श्रेणी भाग में डेट विकल्प का चयन कीजिए, फॉर्मेटों की सूची प्रदर्शित होती है। चरण 5, अपने इच्छित प्रारूप को क्लिक कीजिए, ओके बटन पर क्लिक कीजिए। आप अपने द्वारा चुने गए प्रारूप के साथ सैंपल बॉक्स में सक्रिय सेल का पूर्वावलोकन देख सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग सेल कंटेंट्स, यानी कि सेल सामग्री को बदलना। जब आप सेल में डेटा दर्ज करते हैं तब आप इसे बदल सकते हैं। डेटा को आंशिक या पूर्ण रूप से बदलने की प्रक्रिया को संपादन या एडिटिंग के रूप में जाना जाता है। सेल की अंतर्वस्तु को 2 तरीकों से संपादित किया जा सकता है। सबसे पहले बच्चों सेल अंतर्वस्तु को बदलकर, और दूसरा है फॉर्मूला बार का उपयोग करके। सेल की अंतर्वस्तु को बदलना, यानी कि आप सेल की अंतर्वस्तु को निम्नलिखित चरणों का पालन करके बदल सकते हैं। चरण 1 है, उस सेल पर जाइए और सक्रिय सेल बनाने के लिए उस पर क्लिक कीजिए। नया डेटा टाइप करना प्रारंभ कीजिए। पिछला डेटा स्वचालित रूप से नए डेटा से बदल दिया जाएगा।
फॉर्मूला बार का उपयोग करके आप फॉर्मूला बार पर क्लिक करके यह डबल क्लिक करके डेटा को आंशिक रूप से बदल सकते हैं। कर्सर सेल में दिखाई देता है, सेल या फॉर्मूला बार में आवश्यक परिवर्तन कीजिए, एंटर कुंजी दबाइए या फॉर्मूला बार पर एंटर बटन पर क्लिक कीजिए, सेल की अंतर वस्तु बदल दी जाएगी। ठीक है, डेटा को आंशिक रूप से बदलने के लिए इन चरणों का पालन कीजिए। चरण 1, या फॉर्मूला बार पर क्लिक कीजिए या उस सेल पर डबल क्लिक कीजिए जहां आप डेटा संपादित करना चाहते हो, कर्सर सेल में दिखाई देता है। नए सेल या फॉर्मूला बार में नया डेटा दर्ज कीजिए, एंटर कुंजी दबाएं या फॉर्मूला बार पर एंटर बटन पर क्लिक कीजिए, सेल का डेटा बदल जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों चलो फिर से देखें, ये होता है एक्सेल संख्यात्मक डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में भी जाना जाता है। स्प्रेडशीट को टेक्स्ट और संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। एक्सेल 2016 विंडोज में कई घटक हैं जैसे कि टाइटल बार, स्टेटस बार, व्यू बार, शीट टैब, वर्कशीट, रो एंड कॉलम, सेल, नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। वर्कशीट में सक्रिय सेलों को बदलने के लिए आप या तो कीबोर्ड या माउस पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।